Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are watching Jagrati online classes. अपने जो केमिस्ट्री में जो लास्ट प्रीवियस जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था रेट कांस्टेंट की यूनिट के की जो यूनिट है वो अलग अलग अपन ने बताई थी और ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है रिएक्शंस की जो कहते हैं कौन सी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर, इस ऑर्डर की जो रिएक्शंस है उसका रेट कांस्टेंट अपन ने निकाल दिया था। अब जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो इम्पोर्टेंट है, वो है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस, या ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी होती क्या है उसके बारे में अपन बताएंगे। तो यहाँ अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इससे पहले जो अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन किस किस पे डिपेंड करता है, ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था। मान लो इसको वापस अपन क्लियर करते हैं। एक रिएक्शन है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी और कन्वर्टेड इनटू स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। यहाँ स्मॉल ए बी सी और डी ये स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, जबकि कैपिटल ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, यहाँ प्रोडक्ट है। तो यहाँ अपन इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर बनाएंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिख सकते हैं, एक्स, और बी की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिख सकते हैं, वाई। अब यहाँ मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी का यूज क्यों नहीं किया पावर्स में, क्योंकि ये एक्स जो है वो ए जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, एक्स के, और बी जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, वाई के। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन रिएक्शंस। रिएक्शंस पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि भाई रिएक्शंस कैसे ली आपने और किस किस पे ये फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है रिएक्शंस। उसके बेस पे अपन लिख सकते हैं स्मॉल ए इक्वल टू एक्स और स्मॉल बी इक्वल टू वाई। इट इज़ डिपेंड ऑन द रिएक्शंस। और रेट प्रोपोर्शनल टू अपन ने ये जो लिखा है ए की पावर ए और बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब यहाँ रेट की जगह आप इसको लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के, और ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या आई है, वाई। ये जो पावर्स आई है एक्स और वाई ये किसके इक्वल हो सकता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शंस के ऊपर। अब इसको जो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की पावर का जो सम है, जैसे x प्लस वाई ये पावर है और इसका सम मान लो आ गया n, ये जो पावर का जो सम है इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया, किसकी पावर का सम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और इसकी डेफिनेशन अपन लिख देते हैं इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन sum of the power of reactant concentration is known as order of reaction, order of रिएक्शन। तो वापस इसको डेफिनेशन को समझ लो। यहाँ जो कंसंट्रेशन ए और बी की पावर एक्स और वाई जो किसके इक्वल हो सकती है, स्मॉल ए और बी के इक्वल हो सकती है, इन पावर की सम जो आएगी वो आई एन, और एन को अपन ने क्या बोला यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो आगे इसके लिख देते हैं इट इज
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, ये थ्योरी से अपन को मालूम नहीं चलता कि भाई ये ए और एक्स बराबर है या नहीं है, या ये जो रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसका मतलब अपन जब रिएक्शंस करेंगे उस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उस पे ये वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इट मे बी, ये क्या क्या हो सकती है, इट मे बी ज़ीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड होल नंबर, होल नंबर। तो ये किसी में भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो या होल नंबर, कुछ में भी हो सकता है। डिपेंड करता है रिएक्शंस किस टाइप की है, रिएक्शंस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ अपन एक एक्सपेरिमेंटल जो है ये एक्चुअल में वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसका एक एग्जांपल देके अपन समझाएंगे कि वास्तव में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता क्या है। तो आपको सिंपल डेफिनेशन लर्न करनी है इसकी। In the rate law expression, sum of the power of reactant concentration is known as order of reaction. Sum of the power of reactant concentration, it is the x and y, and the value of sum is equal to n, and n is the order of reactions. यहाँ n क्या है, n equal to order of reactions। और ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। और ये कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब जो अपन बताएंगे कि वास्तव में ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है और कैसे अपन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को इसको शो करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल के थ्रू इसको बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता क्या है। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं H2 और Cl2, H2 प्लस Cl2, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 2HCl। लेकिन ये जो रिएक्शंस हो रही है सनलाइट में या अल्ट्रा वायलेट रेज में हो रही है, यूवी रेज में हो रही है। तो रिएक्शंस जो कंप्लीट हो रही है वो अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज पे। तो जैसे अपन एग्जांपल देते हैं, ये समझा देते हैं इसको, इस रिएक्शंस को। मान लो इसके अंदर आपने जो मिक्सर भरा है वो किसका भरा हुआ है, H2 और Cl2 का। ये जो मिक्सर भरा हुआ है इस बॉटल के अंदर अपन ने क्या भरा है, H2 और Cl2 दोनों गैसेस मिक्स करके भर दिया है। तो अपन क्या सोच रहे हैं, अगर इन दोनों को गैस को मिक्स किया तो आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HCl। लेकिन इस बॉटल को अगर लाइट में रखूँगा तो HCl बन रहा है, और लाइट की जगह इसको डार्कनेस में रखता हूँ मैं तो इसमें HCl नहीं बन रहा है या बहुत कम बन रहा है। तो यहाँ अपन अगर रिएक्शंस की जो डिपेंडेंसी है वो अगर देखें तो इनकी H2 और Cl2 से कोई लेना देना नहीं है। H2Cl2 आप भर के रख दो भले ही बॉटल के अंदर, लेकिन डिपेंडेंस किस पे, रिएक्शंस की लाइट पे। अगर लाइट आएगी या लाइट में रखेंगे तो ये रिएक्शंस होगी, अदरवाइज ये रिएक्शंस नहीं होगी। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस जो है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पे। सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है, न कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अब कंसंट्रेशन चाहे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो और कुछ भी कर दो, चेंज कर दो कंसंट्रेशन, लेकिन आपने लाइट में प्रेजेंस में की है या एब्सेंस में की है उस पे ये रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पे, न कि कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ अगर आपको लिखना है रेट प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर कंसंट्रेशन की पावर 0 और Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर 0, तो यहाँ दोनों की पावर 0 है क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो यहाँ अपन 0 + 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा इसका, 0 ऑर्डर रिएक्शंस। हालांकि अपन को दिख तो यही रहे हैं कि H2 का एक मॉलिक्यूल Cl2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके HCl बना रहा है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है ये इसका क्या है, 0 है। तो 0 कैसे हुआ, क्योंकि इनकी पावर का जो सम आएगा वो इनका क्या आएगा, 0 आएगा। इसको अपन कौन सी ऑर्डर की रिएक्शंस बोलते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शंस।
अब ये जीरो इसलिए मालूम चल गया कि अपन को जीरो क्यों होती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ना कि थियोरेटिकल। अगर थियोरेटिकल होता तो अपन क्या लिखते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, तो अपन उसके ऑर्डर में 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर कितना आया, 0 आया। तो ये जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इसके अलावा एक और एग्जांपल अपन देख के बताएंगे कि वास्तव में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करता है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ बता रहे हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो ये मैंने N2O5 लिया, एक मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए और यहाँ इसको डीकम्पोज करते हैं तो क्या बन रहा है, 4NO2 और प्लस क्या बन रहा है, O2। ये एक रिएक्शंस है जिसमें 2 मॉलिक्यूल N2O5 के हैं और वो डीकम्पोज होके NO2 और O2 बना रहे हैं। अगर इसको अपन ये जो रिएक्शंस है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैसे हैं, इसमें अपन इसका मैकेनिज्म बताएंगे। पहले मैंने N2O5 का एक मॉलिक्यूल लिया और वो स्लो स्टेप में डिकम्पोज हुआ और क्या बना रहा है यहाँ पर, N2O3 प्लस क्या बना रहा है, O2। तो ये जो स्टेप है ये कौन सा है, स्लो स्टेप, और ये कौन सा, फर्स्ट स्टेप है, स्लो में फर्स्ट स्टेप। अब अपन वापस यहाँ N2O3 को लेते हैं, N2O3 वापस डिकम्पोज हुआ और क्या बनाएगा यहाँ पर, NO प्लस NO2। देखो N2 हो गया यहाँ पे, N और N2 हो गया, और O3 है तो O1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ अपन कह रहे हैं कि भाई इनकी जो रिएक्शंस है, यहाँ NO प्लस NO2 पे डिकम्पोज हो रहा है, ये NO और N2O3 ये जो स्टेप हुआ वो कौन सा स्टेप है, सेकंड, फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या आएगा, N2O3 प्लस NO, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पर, 3NO2, क्योंकि 2N ये है और एक सिंगल N ये है, तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा, 3NO2 बन जाएगा, और 3 प्लस 1 तो ये 4 हो जाएगा, NO2 कितना हुआ यहाँ पे, N प्लस N NO2। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे NO प्लस N2, तो ये जो स्टेप है ये वाला कौन सा है, ये भी फास्ट स्टेप है, और ये कौन सा स्टेप हो गया अपना, थर्ड स्टेप। तो मान लो ये रिएक्शंस जो कंप्लीट हो रही है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर जो आएगा अपने 3NO2। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, टोटल अपने 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और 3 स्टेप में भी जो स्टेप अगर अपन देखते हैं तो कौन सा स्टेप स्लो है, सबसे फर्स्ट वाला स्टेप स्लो है। और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंगल कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो डिपेंड करेगी, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, N2O5 की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ गई, 1। तो N2O5 की कंसंट्रेशन की पावर 1 आएगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ था, N2O5 जो है इसमें डिकम्पोज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। तो ये जो ऑर्डर है ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शंस हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस है। और फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पावर क्या आएगी, 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितनी है यहाँ पर, 1। तब जब ऑर्डर 1 है, जबकि दिख में कितने दिख रहे हैं यहाँ अपन को, मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है उसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा। तो N2O5 के एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल लिए थे, एक तो यहाँ डिकम्पोज हो गया,
फिर N2O3 बना और N2O3 का यहाँ डिकम्पोजिशन हुआ, फिर N2O5 का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ लिया और वो उसने रिएक्शन किससे की है, NO से, जो NO बना हुआ है उससे रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, 3NO2 बनाएगा। और ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, लेकिन डिटरमाइनिंग स्टेप जो अपना वाला जो स्टेप है काम का, वो स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हुआ, 1। न कि 2, यहाँ दिखने में 2 दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में या एक्चुअल में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 1। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस वही होता है जिसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या जो स्लो स्टेप है उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे या रेट लो एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे उसमें जो मॉलिक्यूल्स के नंबर आएंगे या जो पावर्स आएगी उसके सम को ही अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये जो टॉपिक अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इम्पोर्टेंट था, इसको अपन ने कंप्लीट किया। अब जो इसके बाद में जो अगला टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो नया टॉपिक लेते हैं अपन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है ये समझ लीजिए अपन। देखो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस है, एलिमेंट्री का मतलब है जो रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में जैसे A+B और कन्वर्टेड इनटू C, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शंस है। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ A एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, तो यहाँ पर 1 + 1 कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 2। तो एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल दिख भी रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर हमेशा 0 नहीं आएंगे, 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के ऑल नंबर या नेचुरल नंबर्स में आएंगे आपके, जिसमें 1 2 3 4 से स्टार्ट है, ना तो 0 होगा, ना फ्रैक्शनल होगा, ना नेगेटिव होगा। हालांकि पॉजिटिव तो हो सकता है क्योंकि 1 से जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है, यहाँ जितने पार्टिसिपेट करेंगे इन एलिमेंट्री रिएक्शंस में उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, इन एलिमेंट्री रिएक्शन number of reactant particles are known as molecularity of reactions of reaction। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे कौन सी रिएक्शंस में, एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री वर्ड का मतलब और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती है जो मोर देन 1 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, और सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस में नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। जैसे ये इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपन को मॉलिक्यूलरिटी कितनी लिखनी है, 2। और यहाँ पर अपन अगर लिखते हैं इट इज ऑलवेज इन होल नंबर, ऑलवेज इन होल नंबर, and it is theoretical value, theoretical value। ये theoretical value है, इसमें ये नहीं होगा कि आपको कोई confusion होना चाहिए। इसमें जितने molecules आपको दिखेंगे वही उसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, molecularity of reactions। जैसे एग्जांपल देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट लिया मैंने NH4NO2
और जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2+2H2O। ये एक रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शंस है। इसमें अगर ये मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिकुलरिटी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। लेकिन मान लो आपने एक दूसरी रिएक्शन लिख ली N2+O2 वाली, और इसमें क्या बन रहा है, 2NO, और इसमें कितने मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, 2। तो मॉलिकुलरिटी क्या हो गई, 2। एक और रिएक्शन लिखते हैं H2+Cl2, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, सनलाइट में। ये सनलाइट में हो रही है, सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। जो रिएक्शंस में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो इसकी मॉलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्चुअल में, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो ये डेफिनेशन याद रखना है, इन एलिमेंट्री रिएक्शंस नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर नॉन एज मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज़ ऑलवेज इन होल नंबर। होल नंबर का मतलब है 1 से स्टार्ट होता है, वो नंबर्स में रहेगा, 1 2 3 4। मैक्सिमम मॉलिकुलरिटी 3 तक पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 3 तक क्यों हो सकता है, मान लो मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह कोलाइड करता है। लेकिन 3 मॉलिक्यूल अगर आ जाते हैं तो कॉलिजन तो होगा, लेकिन इतना जो कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है, जो टक्कर 2 के बीच में होती है, वो 3 के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो अपन कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन जनरली किसके बीच में पॉसिबिलिटीज़ है, 2 के बीच में। 3 का आ तो जाता है, लेकिन उसमें अपन कहते हैं इनके बीच में कॉलिजन तो पॉसिबल है। और उसके बाद जब आता है 4 मॉलिक्यूल्स या 5 मॉलिक्यूल्स, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है। जो 4 और 5 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन्स होता है, वो इफ़ेक्टिव कॉलिजन की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए अपन जनरली मॉलिकुलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक लिख सकते हैं, 2 to 3 तक। 3 के बाद में मॉलिकुलरिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ मॉलिकुलरिटीज़ मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है, 3 तक पॉसिबल होता है। तो ये मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर। अब अपन इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस, जो एग्ज़ाम में हर बार आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी। तो यहाँ अपन एक डिफरेंस लिखेंगे, इधर लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर, और उधर क्या लिख देते हैं, मॉलिकुलरिटी। ये मॉलिकुलरिटी। अब यहाँ जो फर्स्ट डिफरेंस अगर बात करेंगे, वो तो आप उनकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशंस में अपन क्या लिखा था इनकी, इट इज़ द सम ऑफ द, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये जो है, ये किसका सम है, पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेट लॉ एक्सप्रेशन में। लेकिन यही जब मॉलिकुलरिटी में लिखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ reactant particles, reactant particles in elementary reactions, elementary reactions। अब जो है सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ये जो अपन ने बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये थियोरेटिकल वैल्यू है या प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो प्रैक्टिकल का मतलब एक्सपेरिमेंटल। तो अपन लिखेंगे इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और वो वाली सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे, इट इज़ थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू। अब यहाँ अपन ने तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, ये जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है।
लेकिन वो कभी नहीं होगा, ना जीरो होगा, ना नेगेटिव होगा, ना फ्रैक्शन होगा। तो लिख देते हैं इट मे बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ये हो सकता है। लेकिन उसमें अपन लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, इट इज़ ऑलवेज इन होल नंबर, इट इज़ ऑलवेज इन नेचुरल नंबर या होल नंबर, होल नंबर। तो ये तीन डिफरेंस अपन को लिखने हैं इसमें। तो तीन डिफरेंस जो है वो किस किस के बीच में लिखने हैं, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस लिखने हैं। और ऑर्डर एक जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जबकि वो थियोरेटिकल है। ये मल्टी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑल नंबर में रहेगा। और ये इन दोनों की डेफिनेशंस हो गई फर्स्ट पॉइंट। तो ये मेन जो डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस जो अपन ने बताया, ये हर बार बोर्ड में जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना, वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो नया टॉपिक है अपना फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है जो केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अब फैक्टर्स वही होते हैं जिससे या तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी या रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो फैक्टर्स अपन कर लेते हैं। इसमें फैक्टर्स कौन कौन से पॉइंट जो है जनरली जो फैक्टर्स काम में आते हैं, वो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है अपना कि भाई इनके फैक्टर्स के नाम पूछ सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर्स लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन। सेकंड हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर जो आएगा अपना नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ फैक्टर्स लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और फिफ्थ फैक्टर्स लिख सकते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और सिक्स लिख सकते हैं एक्सपोजर ऑफ लाइट, एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो किसको इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिपेंड करते हैं। तो हर एक फैक्टर्स के बारे में अपन इसको समझाएंगे और इनके बारे में लिखवाते हैं। कंसंट्रेशंस क्या होता है, टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा, सरफेस एरिया क्या होता है और एक्सपोजर ऑफ लाइट क्या होता है। ये सारे फैक्टर्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये टॉपिक है अपना इसमें। तो सबसे पहले अपन जो टॉपिक लेते हैं यहाँ पर कौन सा लेते हैं, कंसंट्रेशंस। तो यहाँ अपन फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर फैक्टर्स का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट जब पढ़ते हैं तो उससे पहले अपन वही रेट लॉ एक्सप्रेशन पे आते हैं। और मान लो एक केमिकल रिएक्शंस है A प्लस बी और कन्वर्टेड इनटू क्या बनता है C प्लस डी। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, यहाँ A और B क्या है रिएक्टेंट और C और D क्या है प्रोडक्ट। जब इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस अगर निकालते हैं अपन तो रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ रेट लॉ एक्सप्रेशन में या रेट एक्सप्रेशन में जो अपन लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर मैं कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करूँ तो ये सीधा किस पे अफेक्ट होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। अगर मान लो मैंने A और B को डबल कर दिया
ए को कितना कर दिया मैंने 2a कर दिया, और बी को भी कितना कर दिया यहाँ पे 2b कर दिया। अब बताओ क्या इफेक्ट होगा इसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ अपन लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, नए वाले चेंजेस में क्या करना है, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, रेट इक्वल टू के, ए की जगह क्या लिख दिया अपन ने 2a, और बी की जगह क्या लिख दिया 2b। तो जब a को 2a कर दिया और b को 2b कर दिया, तो यहाँ दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर नया, रेट इज इक्वल टू के, 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 इंटू 2 को 4 इंटू के 4 इंटू के ए इंटू क्या हो गया बी। अब ये जो डिपेंडेंसी है 4 टाइम्स, जब रेट ऑफ रिएक्शंस जो है इनिशियल की अगर देखते हैं तो इनिशियल की कितने टाइम्स हो गई 4 टाइम्स। सिर्फ आपने चेंजेस क्या किया इसके अंदर, अपन ने चेंजेस क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल किया, और कंसंट्रेशन को अगर डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो गया यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया। तो इट मीन्स जो कंसंट्रेशन है उस पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो अपन कह रहे हैं इस रिएक्शंस को या किसी भी रिएक्शंस में अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो वी कैन कॉल से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही अगर हम मान लो ए और बी को हाफ कर देते हैं, किसको हाफ करना है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को अगर हाफ कर देते हैं तो वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल की। तो यहाँ अपन ये बोल सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन पे इस टाइप से ये फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करता है। इसकी लैंग्वेज लिखते हैं इसमें, कंसंट्रेशन के लिए अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन concentration of reactant so rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी तो यहाँ अपन बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन अपन ने डबल करी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल। और कंसंट्रेशन को अगर अपन और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अपन ने जो निकाला था फॉर्मूला, ये किसने निकाला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन से, रेट लॉ एक्सप्रेशन इस पे डिपेंड करता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो इसको अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये अपना फर्स्ट फैक्टर्स हुआ रेट ऑफ रिएक्शंस का। अब जो सेकंड फैक्टर्स आएगा अपना, सेकंड फैक्टर्स क्या है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, पहले कैटलिस्ट के बारे में समझते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ है, मान लो एक रिएक्शन चल रही है A+B और कन्वर्टेड इनटू C+D। यहाँ पर अपन X सब्सटेंस को ही रख देते हैं, यहाँ X को अपन क्या मान सकते हैं, एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस, कैटलिस्ट क्या है, इट इज़ ए केमिकल
सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस, वो जो रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज कर सकता है। अब चेंज खुद का कंपोजिशन अनचेंज रहेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो इसी को नाम क्या दे सकते हैं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशंस क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस, कैटलिस्ट is chemical substance which change the rate of reaction, change the rate of reaction without any chemical change, any chemical change in composition, in composition। खुद के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करना है, चेंज करना है। ये काम जो है कौन कर सकता है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन, इन देयर कंपोजिशन। तो खुद का कंपोजिशन चेंज नहीं करके रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना, वो काम किसका होता है, एक कैटलिस्ट का होता है। तो कैटलिस्ट कैसे रिएक्शंस करता है या कैसे अपन उसका एग्जांपल दे सकते हैं, तो यहाँ एक रिएक्शंस को एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मान लो अपन ने एथाइल एसीटेट लिया, CH3COO C2H5, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, इथाइल एसीटेट का। अब इसका अपन को क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, वाटर। और वाटर क्या पड़ा है अपने पास में, एक्सेस में, वाटर बहुत ज़्यादा है और इथाइल एसीटेट की क्वांटिटी जो है वो कम है। अब इस रिएक्शंस के अंदर अपन जब रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम। H+ आयन ये कौन से मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक मीडियम। इसकी प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। ये जो प्रोडक्ट जो बना हुआ है इसमें जो रिएक्टेंट लिया है, और रिएक्टेंट कौन से मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक मीडियम में, और प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ जो H+ आयन जो अपन ने लिया है ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। इसमें कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी केमिकल चेंज इन देयर कंपोजिशन। H+ आयन का कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगा, इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, बट रिएक्टेंट की स्पीड को या रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को स्लो या फास्ट करना, ये काम कौन करता है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को जनरली फास्ट करता है। फास्ट का मतलब है रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है। जो रिएक्शंस मान लो 5 हार में हो रही थी और उसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करना, ये काम किसका है, एक कैटलिस्ट का है। तो कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये अगले नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के टाइप्स और उनका मैकेनिज्म अपन समझाएंगे। उसमें कैटलिस्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, पूरा प्रॉपर वर्क बताएंगे वहाँ पे। तो जो रिएक्शंस 5 हार में हो रहा था वो सिर्फ 10 मिनट्स में कंप्लीट करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को एक केमिकल रिएक्शंस को फास्ट या स्लो करने का काम होता है। अब यहाँ एक ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे कि कैसे कैटलिस्ट का वर्क हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ रिएक्शंस जो है A+B और कन्वर्जन क्या हो रहा है यहाँ पे, C+D। और एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। इधर तो अपन क्या ले लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी।
तो ये जो ग्राफ अपन बना रहे हैं वो किसके बीच में है, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है कि रिएक्शंस का प्रोपोगेशन या रिएक्शंस का कंप्लीशंस अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो रिएक्शन जनरली फिनिश होना चाहती है, और इधर अगर जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। नॉर्मली अगर कोई रिएक्शंस होती है तो उसका कर्व ऐसा आता है, ये कर्व इस टाइप से आएगा। यहाँ इस कर्व के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक समझाएंगे आगे, लेकिन यहाँ अपन थोड़ा सा बताते हैं। ये रिएक्टेंट की नॉर्मल एनर्जी, ये किसकी एनर्जी, अभी A प्लस बी की एनर्जी। ये किसकी एनर्जी है अभी, A प्लस मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ A और B ने, रिएक्टेंट ने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की और पीक पे पहुँच गए। पीक पे जो है यहाँ इनका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये अनस्टेबल है कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। और यहाँ जो बना है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, C प्लस डी। ये एक नॉर्मल रिएक्शंस है जो बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने X सब्सटेंस लगा लिया और X को क्या माना है यहाँ पर, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक न्यू पाथ डेवलप करेगा। इस रिएक्शंस में क्या पाथ डेवलप किया इसने, कैटलिस्ट ने न्यू पाथ डेवलप किया, जिससे ये रिएक्शंस और जल्दी फास्ट हो गई। तो जो रिएक्शंस में टाइम कंजप्शन ज़्यादा लग रहा था, उस टाइम कंजप्शन को कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये सेकंड जो फैक्टर्स था अपना, वो था इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस, और उससे रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। अब जो थर्ड फैक्टर्स है अपना वो करते हैं। थर्ड फैक्टर का नाम क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस है, मान लो जो रिएक्शंस है, ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में यहाँ अपन बता रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक मॉलिक्यूल है ये, और ये X मॉलिक्यूल है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Y के साथ। और ये Y का जो डायग्राम बना देते हैं, ये Y मॉलिक्यूल। अब और X और Y की रिएक्शंस हो रही है, और यहाँ पर अपन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या बनाएंगे, ये X के साथ ये कौन अटैच हो गया, Y, ये Y, और यहाँ से एक छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। मान लो ये जो मॉलिक्यूल है Z है, ये Z मॉलिक्यूल। तो ये X प्लस वाई Z, और ये जो प्रोडक्ट मान लेते हैं ये कौन सा बन गया, C प्रोडक्ट बन गया। तो इस रिएक्शंस में X रिएक्टेंट है और Y भी क्या रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है, X और X के बीच का ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना ज़रूरी है। जैसे पुराने अगर बॉन्ड टूटेगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और नया बॉन्ड अगर प्रिपेयर होगा तो उसके बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिएक्शंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर का मतलब क्या हो गया कि एक रिएक्शंस, जैसे एग्जांपल से इसको और बता देते हैं। यहाँ एक रिएक्शंस का एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने एक रिएक्शंस ले ली NO प्लस O2, और इसमें जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, NO2। और दूसरी रिएक्शंस ले ली मैंने CO प्लस O2, और इसमें क्या बन रहा है, CO2। दोनों रिएक्शंस अलग अलग टाइप की है। फर्स्ट रिएक्शंस में क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है, और सेकेंड रिएक्शंस में क्या बन रहा है, CO2। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, वहाँ पे भी 2, और ये भी 2, और ये 2, ये बैलेंस इक्वेशंस। लेकिन फिर भी अपन क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस क्या हो रही है, स्लो। ये तो फास्ट है, और ये वाली रिएक्शंस क्या हो रही है, स्लो। तो ये क्यों डिपेंड करता है, स्लो और फास्ट क्यों हो रहा है रिएक्शंस का, स्लो और फास्ट हो गया। अच्छा, कंटिन्यू करूं, अच्छा ये इसके बाद वापस करूं।